वन मैन आर्मी, एक महान नेता, एक महान इंसान, 4 पीएचडी। दोस्तों, अगर ऐसे ही मैं शब्दों का प्रयोग करता रहूं तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी आज की इस वीडियो के अंदर जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, इन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करते हुए अपनी एक अलग पहचान तो बनाई ही, साथ ही समाज के एक बड़े समुदाय को दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहब नाम से प्रसिद्ध ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉ के फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम और काम से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इनके जीवन संघर्ष के बारे में अक्सर कम ही बात होती है। मेरी आज की इस वीडियो में हम उन संघर्ष और एक महान लीडर बनने से पहले के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इनका विकास एक दलित नेता के रूप में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे YouTube के माध्यम से बाबा साहब की जीवनी प्रस्तुत करने का मौका मिला। मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर आप सबको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि भारत के हर नागरिक, हर नई पीढ़ी को ये पता चले कि जब आपके पास संसाधनों की कमी होती है और समाज भी आपके खिलाफ होता है, तब आपकी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 14 अप्रैल सन 1891 में श्री रामजी मालोजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई के घर एक संतान पैदा होती है। इनकी माता इन्हें भीम कहने का फैसला लेती है। डॉक्टर साहब के पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिसर होते हैं, जो महू में तैनात होते हैं। बात बाबा साहब के जन्म की चल रही है, तो एक प्रचलित किस्सा मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बाबा साहब के पिता के एक बड़े भाई थे जिन्होंने संन्यास लिया हुआ था। एक बार वो सन्यासी भाई इनके गांव की तरफ से जा रहे थे, तो इस बात का पता बाबा साहब के पिता को चला। बाबा साहब के पिता उस सन्यासी भाई को बुलाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो उनसे बोलते हैं कि आप चलिए मेरे घर पर और मेरे कुटिया को पवित्र कीजिए। लेकिन वो सन्यासी भाई कुटिया में आने से मना कर देता है, लेकिन इसके बदले वो राम जी को एक वरदान देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारी अंतिम संतान होगी वो विश्व स्तर की प्रसिद्धि हासिल करेगी। ये एक किस्सा बड़ा प्रचलित है, इंटरनेट पर भी और काफ़ी किताबों में भी मैंने पढ़ा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गाइस, इसके बाद बाबा साहब के पिता जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है और इस तरह ये पूरा परिवार महू से डापोली आ जाता है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ आने के बाद परिवार का पूरा जो खर्चा होता है वो राम जी के कंधों पर आ जाता है। आर्मी से जो पेंशन उन्हें मिलती थी वो काफ़ी कम थी। जीवन यापन करने में उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो राम जी के कुछ रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आप काम ढूंढने के लिए सतारा चले जाइए। तो इस तरह एक बार फिर से इनका परिवार डापोली से सतारा में चला जाता है। सतारा में काम करते हुए इनकी माता श्रीमती भीमाबाई कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बच्चों की देखभाल इनकी आंटी मीरा के ऊपर आ जाती है। छोटी सी उम्र में ही भीम को ये एहसास होने लगता है कि उनके और उनके परिवार के साथ कुछ अलग सा व्यवहार किया जाता है। जब भीम छोटे होते हैं और स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें सब बच्चों से अलग बिठाया जाता है। उन्हें पानी पीने की इजाज़त भी नहीं होती। उन्हें स्कूल का ही एक कर्मचारी पानी पिलाता था और अगर वो कर्मचारी स्कूल में छुट्टी पर होता था तो इन्हें बिना पानी पिए पूरा दिन रहना पड़ता था। राम जी को ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या उन्होंने और उनके परिवार ने गलत किया है जो समाज में उनके साथ ऐसा हो रहा है। एक बड़ा ही किस्सा जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है
वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार डॉक्टर साहब और इनके भाई रेल यात्रा से गोरेगांव की तरफ जा रहे थे, जहाँ इन्हें अपने पिता के पास जाना था। जब ये स्टेशन पर पहुँचते हैं तो काफ़ी देर अपने पिता का इंतज़ार करते हैं, लेकिन राम जी कुछ काम से इन्हें लेने नहीं आ सकते। ये दोनों भाई अच्छी वेशभूषा में होते हैं, तो वहाँ का स्टेशन मास्टर आता है और इनसे पूछता है कि बच्चों आपको कहाँ जाना है। तब इनके बड़े भाई स्टेशन मास्टर से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम महार जात से हैं और हमें हमारे पिता के पास जाना है। तब स्टेशन मास्टर इन्हें ऐसे देखता है कि जैसे इन्होंने स्टेशन को ही चुरा लिया हो, और ये बात आग की तरह फैल जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब इनके पिता नहीं आते, तब ये स्टेशन से बाहर जाकर बैलगाड़ी को बुक करते हैं, लेकिन कोई भी बैलगाड़ी वाला इन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। सभी बैलगाड़ी वाले ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि कहीं वो इनको ले जाने से अपवित्र ना हो जाए। तब एक बैलगाड़ी वाला दुगने दाम में राज़ी हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि बैलगाड़ी मैं आपको तभी दूंगा जब आप इसे खुद चला कर लेकर जाएं। दोगुने दाम में वो राज़ी हो जाता है और इन्हें अपने गंतव्य तक छोड़ कर आता है। इस पूरी घटना के बारे में वो अपनी यात्रा में सोचते रहे कि ऐसा क्या गलत हुआ, हमने पैसे भी दिए लेकिन फिर भी ऐसा क्या गलत हुआ जो हमें और हमारे भाई को ये सब करना पड़ रहा है। इस घटना ने बाबा साहब को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उस वक्त जो नाई होते थे वो भी दलित समुदाय के बाल काटने से डरते थे। वो ये सोचते थे कि इनके बाल काटने से कहीं हम अपवित्र ना हो जाएं। डॉक्टर साहब अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाते थे। जब वो अपनी बड़ी बहन से इस बारे में पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनकी बड़ी बहन उन्हें जवाब देती थी कि ऐसा तो चलता आया है। तब बाबा साहब मन में सोचते थे कि ठीक है कि ऐसा चलता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आगे भी चलता रहे। पढ़ाई में काफ़ी होशियार होने के कारण ये सभी अध्यापकों का मन मोह लेते हैं और अध्यापक भी इनसे प्रेम करने लग जाते हैं। अध्यापक इनके पिता राम जी से आग्रह करते हैं कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो इसे पढ़ने का एक सुनहरा मौका आप दीजिए। अध्यापकों की बात मानकर इनके पिता राम जी बॉम्बे चले जाते हैं। बॉम्बे जाने के बाद इन्हें एक ऐसी गरीब बस्ती में रहना पड़ता है और एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता है। देश के सबसे बढ़िया स्कूल में तो इनका दाखिला हो जाता है, लेकिन इन्हें पढ़ाई की बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि जिस कमरे में ये रहते थे उसमें पूरा परिवार रहता था। दिन के समय इनसे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए जब ये स्कूल से आते थे तो दिन में सो जाते थे और रात को सबके सोने के बाद ये उठकर अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। इस तरह बाबा साहब दिन में नहीं रात को पढ़ते थे। इस बड़े शहर में जहाँ आधुनिकता थी, भीम पाते हैं कि इस शहर में भी उन्हें अछूत समझा जाता है। भारत के सबसे आधुनिक स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उन्हें अछूत समझा जाता था। एक बार क्लास में मास्टर जी ने इन्हें एक सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों ने मास्टर जी पर नाराज़गी जताते हुए इन्हें सवाल हल करने से मना कर दिया। जब मास्टर जी ने इसका कारण पूछा, तब विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे लंच बॉक्स ब्लैक बोर्ड के नीचे पड़े हुए हैं। अगर भीम वहाँ आते हैं तो भीम की परछाई हमारे लंच बॉक्स पर गिर जाएगी, जिससे वो अपवित्र हो जाएंगे। दोस्तों, बाबा साहब की संस्कृत पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए उन्हें मना कर दिया कि ये अछूतों के लिए वर्जित है। 1907 उम्र 17 वर्ष, इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले ये अपने समुदाय में पहले इंसान थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह 9 साल की रमाबाई से किया जाता है। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टर साहब के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तब इनके एक सहयोगी मित्र ने इन्हें बड़ौदा के महाराज के पास भेजा। तब साहू महाराज ने इन्हें
महीने की खर्चे के ऊपर पढ़ाई के लिए पैसे दिए और इन्होंने अपनी बीए की परीक्षा पास की और साहू महाराज के पास ही इन्हें सिविल सर्विस में जॉब भी दी जाती है। लेकिन जॉब लगने के 2 हफ्ते बाद ही इन्हें वापस बॉम्बे आना पड़ता है। डॉक्टर साहब के पिता की काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इन्हें वापस जॉब छोड़कर बॉम्बे आना पड़ता है। बॉम्बे आने के बाद ये अपने पिता को एक अस्पताल में दिखाते हैं, लेकिन दवाइयों का असर ना होने के कारण इनके पिता का भी निधन हो जाता है। सन 1913 में इन्हें एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के जो महाराज हैं वो एक योजना चलाते हैं जिसके तहत आउटस्टैंडिंग स्कॉलर को फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजना था। इसके लिए इन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि जब ये विदेश से पढ़कर वापस आएंगे तो इन्हें बड़ौदा महाराज के लिए 10 साल नौकरी करनी होगी। इस तरह सन 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूएस से चले जाते हैं। न्यूयॉर्क की वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो दाखिला लेते हैं और अगले 2 सालों में वो अपनी एमए क्लियर कर लेते हैं और अगले साल पीएचडी भी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से वो लंदन चले जाते हैं। लंदन में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को बीच में पॉज किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने मिलकर बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हुए उनके नाम से पुस्तकालय खोलने की इच्छा बनाई है। ये पुस्तकालय वहाँ खोले जाएंगे जहाँ पर हमारी बहन बेटी, हमारे छोटे भाई 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी करनी होती है उससे संबंधित जो भी बुक्स, इंटरनेट फैसिलिटी, अच्छे टीचर जो आजकल यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनकी सेवाएं हम उनको प्रदान करवाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से हम ये मुहिम चलाने जा रहे हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक बैंक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा और नीचे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये मुहिम छोटी सी है, लेकिन कोई भी मुहिम या कोई भी कार्य बिना धनराशि के संपूर्ण नहीं होता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपने समुदाय के लिए मेरे कार्य में हिस्सा, अपना छोटा सा हिस्सा धनराशि के रूप में दान करना चाहें तो आप इस अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। और जब एक उचित धनराशि का इंतजाम हो जाएगा तब एक ऐसी जगह पर ये पुस्तकालय खोले जाएंगे और जितनी भी धनराशि इस अकाउंट में आएगी और जिस जिस भाई ने ये धनराशि दी होगी उनके नाम YouTube के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित किए जाएंगे। लंदन से वापस आने के बाद इन्हें बड़ौदा में ही सिविल सर्विस की जॉब दी जाती है। जिस ऑफिस में ये काम करते थे वहाँ के लोग इनसे सही ढंग से बात नहीं करते थे। इन्हें फाइलें भी हाथ में ना पकड़ाकर सीधा मेज़ पर फेंक कर दी जाती थी और जो इनके छोटे एम्प्लॉय होते थे, सरकारी कर्मचारी, वो भी इन्हें ढंग से पानी तक नहीं पिलाते थे। उनका मानना था कि अगर एक अछूत बड़ी नौकरी लग गया तो क्या हुआ, लेकिन अछूत तो अछूत ही रहेगा, चाहे वो अफसर क्यों ना बन गया हो। दोस्तों, जॉब के दौरान इन्हें वहाँ रहने में भी बड़ी समस्या होती थी। ये कई जगह अपना मकान किराए पर लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी जात बताते हैं तो लोग इन्हें मकान देने से मना कर देते हैं। बड़ी मुश्किलों से इन्हें एक मकान मिलता है, वहाँ पर ये अपनी जात नहीं बताते
ये बताते हैं कि एक सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इन्हें आसानी से वो रूम मिल जाता है। दोस्तों ये वाक्य बड़ा दर्दनाक है, ये आपको सुनना चाहिए। एक दिन सुबह जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तैयार हो रहे थे, तब उन्हें अपने कमरे के बाहर काफ़ी सारे लोगों की शोर की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि आज अचानक इतने लोग, इतनी भीड़ कैसे एकत्रित हो गई। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तब वो देखते हैं कि अनगिनत लोग लाठी डंडों के साथ उनके कमरे के बाहर खड़े हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि एक अछूत ने हमारा कमरा दूषित कर दिया। उन्हें शाम तक का समय दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इन्हें वापस जॉब छोड़कर बॉम्बे आना पड़ता है। बॉम्बे आने के बाद ये अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें ये लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, मगर यहाँ भी इन्हें कास्टिज़म का सामना करना पड़ता है। जैसे ही सामने वाली पार्टी को इनकी कास्ट का पता चलता, वो इनसे किनारा कर लेते। सन 1918 में ये बॉम्बे के सिडनम कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं। विद्यार्थियों के बीच एक महान अध्यापक और बेस्ट स्कॉलर की ये भूमिका निभाते हैं। इसी बीच ये एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों पर हुए अत्याचारों के बारे में बताना होता है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करना शुरू कर दिया। वो जान चुके थे कि ये जो समय है, ये सही समय है दलितों की दुख दिखाने और बताने का। डॉक्टर साहब ने जिन संघर्षों और जिन कठिनाइयों का सामना किया, वो चाहते थे कि हर उस दुख, हर उस संघर्ष का मैं जिक्र इन ऑर्गेनाइजेशन में करूं, ताकि जो मेरे साथ हुआ है आने वाली पीढ़ी उसे ना भोगे। इसलिए उन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन में जाना शुरू किया और उन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये दुख प्रकट किया। सन 1920 में डॉक्टर साहब अपने कुछ मित्रों की वजह से वापस लंदन जा पाते हैं। दोस्तों सन 1923 में LSE से इकोनॉमिस्ट से डॉक्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। मैं आपको बता दूं, LSE वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन है, जहां से भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से ये सब हासिल किया। दोस्तों आज भी भारत में इनके मुकाबले का व्यक्ति नहीं है। इनके नाम से 4 PhD करने वाला व्यक्ति सिर्फ इन्हें ही माना जाता है। डॉक्टर साहब ने कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से जो हासिल किया है, इनकी तरफ से मैं सब देशवासी, सब उन नई पीढ़ी को खासकर संदेश देना चाहूँगा कि जिनके पास आज अच्छे माता पिता हैं, पैसा है, स्कूल है, अध्यापक हैं, ट्यूशन हैं, उन सब विद्यार्थियों को इनके जीवन से सीखना चाहिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, साथ ही पूरे भारतवर्ष का अगर आप चाहते हैं कि आप नाम रोशन करें, तो आपको इनकी जीवनी महीने में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको इनके संघर्षों का, जो इन्होंने फेस किया है, कठिनाइयों का आपको पता चले और आप इनके दर्द को समझें। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इनकी नीति और इनके अनुसार जीवन को जीता है, तो व्यक्ति एक ना एक दिन सफलता को ज़रूर हासिल करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और आज अपने जीवन में वो काफ़ी सफल भी हैं।